इकोनॉमी की बेसिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज 6 से 7 वीडियोस की होगी जिसमें हम कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी की जो बेसिक्स हैं वो समझ लेंगे, क्योंकि अगर हम एडवांस से स्टार्ट करेंगे तो कुछ टेक्निकल टर्म्स आती हैं तो उनको आप नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को शुरुआत करते हैं कि उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। उत्पादन एक प्रक्रिया है। उत्पादन एक क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों की सहायता से कच्चे माल को विनिर्मित माल में या फिर तैयार माल में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हमारे पास, ठीक है, तो प्लास्टिक है, इंक है, ठीक है, और स्टील है। ये क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ, कच्चा माल हुआ। इन सभी को मिलाकर हमने एक पेन तैयार कर दी, तो हमारा क्या हो गया? एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, एक तैयार माल हो गया। तो उत्पादन हमने कैसे किया? उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उत्पादन दोनों ही चीज़ों का होता है। उत्पादन वस्तुओं का भी होता है, सेवाओं का भी होता है, सर्विस का भी होता है, गुड्स का भी होता है। वस्तु इनकी जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे बस पेन है, कलम है, किताब है, कुछ भी, ये सब चीज़ें क्या है? वस्तुएं हैं। ठीक है, सेवाएं, सेवाएं वो होती हैं जैसे ही उनका उत्पादन होता है वैसे ही उनका उपभोग हो जाता है, उनको सेवाएं कहते हैं। जैसे कि हम कैमरे के सामने बैठ के आपको सेवा दे रहे हैं, तो ये क्या है? सर्विस है। कलम क्या है? एक वस्तु। ठीक है, अब उत्पादन के साधन को देख लेते हैं। तो उत्पादन के 4 प्रमुख साधन होते हैं। हालांकि इसके और भी कुछ साधन होते हैं, लेकिन 4 ही प्रमुख साधन होते हैं। क्या क्या होते हैं? लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है और एंटरप्रेन्योर होती है। यानी कि उत्पादन के साधन का मतलब है कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन सी वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके अभाव में हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें एक कलम का उत्पादन करना है, कलम बनाना है। उत्पादन का मतलब बनाना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक लैंड चाहिए, नहीं ज़मीन चाहिए जहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना सकें। हमें लेबर भी चाहिए क्योंकि बनाएगा कौन? ठीक है, मैन पावर चाहिए, यानी कि लेबर चाहिए। हमें कैपिटल भी चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल लाएंगे, बहुत सारा सामान लाएंगे। ठीक है, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, जो स्वयं फैक्ट्री का मालिक होता है, क्योंकि बिना फैक्ट्री के मालिक के फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो ये उत्पादन के 4 साधन हो गए: लैंड, लेबर, कैपिटल और उद्यमी। तो जमीन हमने किराए पे ले ली। जो लेबर है तो लेबर अपनी श्रम देने के लिए आ गई, और जो पूंजी है तो वो हम मार्केट से लाए हैं, मार्केट से बोरिंग की, या फिर हम बैंक के पास गए तो मैंने वहाँ से बोरिंग की है। ठीक है, अब एक कलम बनाना शुरू किया, तो ऐसे मान लीजिए कि जो भूमि है उसका किराया 2 रुपये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो श्रमिक हैं उन्होंने 2 रुपया अपना लेबर कॉस्ट ले लिया। कैपिटल है, जो हम पूंजी लाए थे बैंक से, तो उसने क्या किया? 2 रुपये ब्याज दे दिया उनको, और उद्यमी ने अपना 2 रुपये लाभ जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के वस्तु का उत्पादन हो गया, कलम का उत्पादन हो गया, और कुल मिलाकर कीमत कितनी हुई अभी तक? 8 रुपये हो गई। तो जो 8 रुपये कीमत हुई है उसे कहेंगे फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत या फिर उत्पादन लागत। यानी कि कलम को रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में उत्पादित करने में कुल मिलाकर कितना खर्चा आया उसे कहते हैं उत्पादन लागत। ठीक है, तो वो है 8 रुपये। इसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी लागत, साधन लागत, है ना। साधन लागत यानी उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए हमने एक कलम का उत्पादन कर दिया, तो इसे साधन लागत कहते हैं या फिर उत्पादन लागत कहते हैं या फिर इसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ओके, अब हम इसको लेके मार्केट में गए, क्यों? क्योंकि हमने उत्पादन कर लिया, हमें इसे विक्रय भी करना है, तभी तो मैं लाभ होगा। मार्केट में गए तो सरकार आ गई, सरकार ने कहा कि हमें भी टैक्स चाहिए। तो हमने कहा क्यों टैक्स चाहिए? तो सरकार ने कहा देखो हमने तुम्हें बिजली दी है, रोड दिया है, रेलगाड़ी दी है, ठीक है, सर्विस दी है, मार्केट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड कराया, तो हमें भी चाहिए। तो 2 रुपये उन्होंने अपने जोड़ दी, 2 रुपये उन्होंने जोड़ दी, 8 रुपये फैक्टर कॉस्ट था, टोटल होगी 10 रुपये कीमत। तो 10 रुपये की वस्तु मार्केट में पहुंची, तो मार्केट प्राइस क्या है उसका? 10 रुपये, और फैक्टर कॉस्ट क्या है? 8 रुपये। अंतर क्या है? जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, और जो मार्केट प्राइस होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट किसी भी हो तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। राइट, ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो उत्पादन होती है और आय होती है, यानी कि प्रोडक्शन और इनकम,
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि देश में जितने के बराबर उत्पादन होगा, देश में उतने के बराबर आय का सृजन होगा। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमने कलम बनाया तो 8 रुपए की कीमत आई, हमने उत्पादन कितने किया? 8 रुपए किया, तो आय कितनी होगी? 8 रुपए होगी। कैसे? भूमि जिसने हमें किराए पे दी थी उसको 2 रुपए दिया, तो 2 रुपए की आय उसकी हो गई, ठीक है। श्रमिक लेबर आई, ठीक है, उन्होंने अपना श्रम दिया और 2 रुपए की आय उनको हो गई, ठीक है। पूंजी जो थी तो उससे बैंकों को 2 रुपए की आय हो गई, ठीक है। और जो उद्यमी था उसको 2 रुपए का लाभ हुआ, तो 2 रुपए की आय उसकी हो गई। और सरकार जो भी अंतिम सिरे पे आती है तो 2 रुपए के लाभ उनको हो गया, उनकी आय हो गई 2 रुपए। तो कुल मिलाकर के उत्पादन हुआ 10 रुपए का, तो आय भी कितनी हो गई? 10 रुपए हुई। इसका मतलब है कि उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश में जितने के बराबर उत्पादन होगा, देश में उतने के बराबर क्या होगी? आय का सृजन होगा। मान लीजिएगा अभी देश में 10 रुपए का उत्पादन हुआ है, 10 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, तो इनकम भी 10 रुपए की हुई है। ओके, यानी कि जितना उत्पादन बढ़ेगा उतनी ही क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट करना होता है, निर्यात करना होता है, तो उसका प्रोडक्शन जो है बहुत होता है, तो इसीलिए उसमें आय का सृजन बहुत होता है। इसलिए वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, बहुत सबसे ज़्यादा होती है, और समृद्धि है, विकास है, अमीर हैं वो लोग। हमारी समस्या क्या है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ही कम होता है, हम प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है सभी बल देती है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, क्योंकि देश में जितना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी। ओके, नाउ रुपए की बात करें तो रुपए के विषय में कहा जाता है कि मनी अलोन कैन सफिशिएंट इंक्रीज डिमांड बट नॉट सफिशिएंट सप्लाई। यानी कि रुपया डिमांड यानी कि मांग बढ़ाने के लिए तो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, लेकिन आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए कि हमारे पास आरबीआई है, हमारे पास बैंक है, हमारे पास जो मुद्रा टंकन करने की मशीन है, हम जितनी चाहें करेंसी छाप सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी करेंसी छाप ले और 10-10 लाख जितने भी गरीब हैं, जितने भी करोड़ आबादी गरीब है, उनको 10-10 लाख बांट दे, गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं ऐसा कर? जरूर करती। क्यों नहीं हो पाता है? ऐसे जो पूंजी है वो उत्पादन के साधन का एक साधन है, सभी नहीं है। केवल पूंजी पर्याप्त नहीं है उत्पादन करने में। कैसे? हमने सभी को रुपए दे दिए, रुपए छापे, सभी को बांट दिए, ठीक है। अब क्या हुआ? सभी लोगों के हाथों में रुपया तो आ गया, पैसा आ गया, लेकिन देश में उत्पादन नहीं हुआ। वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं उनका उत्पादन तो हुआ नहीं। अब होगा क्या? मांग बढ़ जाएगी, और मांग जैसे ही बढ़ जाएगी, आपूर्ति उतनी ही है, मांग ऊपर बढ़ गई, आपूर्ति उतनी ही रही, तो इससे होगा क्या? कीमत बढ़ जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था एक भंवर में फंस जाएगी, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि जिम्बाब्वे हुआ, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से फंस गई थी कि एक जर्मनी की एक समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से थोड़े पहले की बात थी, कि जर्मनी में एक बैलगाड़ी पे रुपए भर के ले जाया जाता था और कुछ रोटियां वहां से खरीद के लाते थे। तो ये स्थिति हो गई थी उस समय। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अगर सभी जनता को नोट छाप कर भी दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं सुधरेगा, उससे इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स ही कर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूंजी उत्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्पादन के लिए और भी चाहिए, भूमि चाहिए हमें, ठीक है। हमें उत्पादन करने के लिए श्रमिक चाहिए, हमें उत्पादन करने के लिए उद्यमी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जब चारों लोग मिलेंगे तब उत्पादन होगा किसी चीज़ का, और केवल एक चीज़ से उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ सके होंगे। दूसरा ये है कि समस्या क्या है? समस्या दोनों ही जगह है। कर की बात करें, टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है तो उसका जो रेवेन्यू है राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। कैसे? माना कि जो इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स को हमने बढ़ा दिया तो हमारी आय क्या हो गई? कम हो गई। या फिर ऐसे मान लो, अभी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, जो भी हमने उत्पादन किया उस पर टैक्स बढ़ा दिया,
तो वो जो वस्तुएं थी और सेवाएं थी क्या हो गई, महंगी हो गई। ठीक है, सरकार को फायदा हुआ लेकिन इधर महंगाई हो गई तो सरकार के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी तरफ सरकार ने कर कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया, तो टैक्स कम कर दिया, महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। लेकिन सरकार क्या हो गया, टैक्स कम कर दिया, सरकार को घाटा हो गया। तो सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है कि बैलेंस लेके चलती है। सरकार इतना ज़्यादा कर भी नहीं बढ़ाएगी जिससे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, ना ही कर इतना कम करेगी जिससे उसे नुकसान हो जाए। तो बीच का रास्ता अपनाती है जिससे कि महंगाई भी ज़्यादा ना हो और सरकार को लॉस भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब उत्पादन की फिर लौट आते हैं, उत्पादन की बात करते हैं तो ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ रेट या इसे समृद्धि दर भी कहते हैं, ठीक है, या वृद्धि दर भी कहते हैं। ग्रोथ रेट से काम चलाते हैं। ग्रोथ रेट क्या होती है, हमने अभी क्या कहा, उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश में जितने के बराबर उत्पादन होगा, देश में उतने के बराबर आय का सृजन होगा। इसीलिए दुनिया की हर एक इकोनॉमी अपना उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन अधिक से अधिक बढ़ाना चाह रही है क्योंकि उतनी ज़्यादा आय का सृजन होगा, इनकम जनरेट होगी। ओके, उत्पादन माना कि 2021 की बात करें, 2021 में हमने 100 रुपये का उत्पादन किया। ठीक है, 2021 में हमने 100 रुपये का उत्पादन किया और 2022 में हमने 110 रुपये का उत्पादन किया। तो उत्पादन कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 10 रुपये बढ़ा, यानी कि कितना बढ़ा, 10 रुपये, यानी कि 10% बढ़ गया। 100 रुपये से 110 हो गया तो 10% बढ़ा, तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, उत्पादन अगर 2021 में 100 रुपये का हुआ, ठीक है, तो और 2022 में 110 रुपये का हुआ, तो ग्रोथ रेट हो गई आपकी 10%। ओके, तो 2021 में आय कितनी हुई, जितना उत्पादन होगा उतनी क्या होगी, आय का सृजन होगा। तो 2021 में 100 रुपये की आय सृजन हुआ। ठीक है, और 2022 में 110 रुपये, यानी कि अतिरिक्त आय कितनी हुई हमें, 10 रुपये की। तो एंड ऑफ द डे जो हमारी ग्रोथ रेट है तो वही तो हमारी अतिरिक्त आय है। दुनिया की हर एक इकोनॉमी क्यों बात करती है हमें ग्रोथ रेट बढ़ानी है, अधिक से अधिक अपनी ग्रोथ रेट रखनी है कि जितना ज़्यादा उत्पादन हो जाए, जितना ज़्यादा ग्रोथ रेट हो जाए उतना ही ज़्यादा आय का सृजन होगा। तो ग्रोथ, जो जितनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा, अतिरिक्त आय का सृजन होगा। और अतिरिक्त आय का सृजन जो होगा हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ग्रोथ की वजह कहा जाता है। ग्रोथ क्या है, एक जरूरी कंडीशन है। ग्रोथ एक आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ग्रोथ आवश्यक कंडीशन है लेकिन पर्याप्त नहीं। पर्याप्त क्या है, वितरण। ग्रोथ तो हो गई, ग्रोथ तो हो गई, अतिरिक्त आय का सृजन तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, वितरण नहीं सही से हो पाया। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा देते हैं कि देश में 2021 में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, इसका मतलब 100 रुपये की आय का सृजन हुआ। ठीक, क्योंकि उत्पादन और आय बराबर होते हैं। ठीक है, 2022 में 110 रुपये का उत्पादन हुआ, यानी कि 110 रुपये का आय का सृजन हुआ। कुल मिलाकर ग्रोथ कितनी हुई, 10% हुई, या 10 रुपये हुई। या फिर आय का सृजन कितना हुआ, अतिरिक्त आय, क्योंकि 100 रुपये का उत्पादन पहले हुआ, 110 का हुआ, तो 110 में से 100 घटा दिए तो 10 रुपये जो है अतिरिक्त आय है हमारी। ठीक है, अब 10 रुपये जो बचे इसका होगा क्या, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करेगी, जो अपने गरीब है उनकी गरीबी मिटाएगी, उनको बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करेगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 2018 के एक डेटा की बात करें। ठीक है, 2018 का डेटा कहता है कि देश में जितनी ही 2018 में देश में जितनी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ, यानी कि जितनी ग्रोथ रेट रही, जितनी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ, उसका 72% देश के 1% लोगों की जेब में गया। नहीं समझे, ऐसे समझ लीजिएगा कि 2018 में अतिरिक्त आय का सृजन 100 रुपये हुआ हमारा, और 100 रुपये हुआ, 100 रुपये में से 72 रुपये किसके पास गए, अमीर लोगों की पॉकेट में गए, और जो 28 रुपये थे वो हमारे गरीबों के लिए बांटे गए। उनमें से भी कितना करप्शन ये सब हो जाता है, धांधली हो जाती है, यू नो वेरी वेल। बहरहाल अब हम आ जाते हैं जीडीपी पर। तो मैंने आपको इतना तो आपको समझा दिया कि हर देश उत्पादन अधिक से अधिक क्यों बढ़ाना चाहता है, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन हो, चाहे वो सेवा का उत्पादन हो, क्योंकि ग्रोथ होगी, तो जितनी ग्रोथ होगी उतनी अतिरिक्त आय का सृजन होगा और उतनी ही वो अपने कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा पाएगी। ठीक है, अब बात करें जीडीपी की, तो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है, अमेरिका की है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पे जीडीपी किसकी है? तो चाइना की है। दूसरे नंबर पे चाइना खूब उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे जीडीपी किसकी है? जापान की है। जापान भी खूब उत्पादन करता है। देख लो आप, मोबाइल और जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं सारे वहीं के मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपकी जर्मनी, यूरोप का एक बहुत ही समृद्ध देश है जर्मनी, जहाँ का लेता है। और पाँचवें नंबर पे इंडियन इकोनॉमी आ चुकी है। तो पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, पाँचवें नंबर पे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर गरीबी मिटानी है, हमें अगर अपने अभाव मिटाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक नीड्स हैं, इन सबको देना है हम जनता को, तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उत्पादन जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो। इसीलिए जब भी बजट पेश होता है तो आप देखते हो कि उत्पादन का एक लक्ष्य रखा जाता है कि इस वर्ष हमने ग्रोथ का इतना लक्ष्य रखा है। कभी 7% रखते हैं, कभी 8%, कभी 10%। ठीक है, बहरहाल वापस आ जाते हैं। आय की बात की हमने, तो एक बात और देख लीजिए कि आय और व्यय, उत्पादन, आय और व्यय, इन तीन चीज़ों को बता रहा हूँ। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, आय यानी कि इनकम, और व्यय यानी खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। अभी दो ही थे, अब तीनों हो गए। यानी कि देश में जितने के बराबर उत्पादन होगा, देश में उतने ही के बराबर आय का सृजन होगा, और देश में उतने ही के बराबर खर्चा होगा, व्यय होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कैसे होगा आपको बताते हैं। इनकम है, माना कि आपकी इनकम है 8 रुपये। ठीक, आपने 8 रुपये कमाए। 8 रुपये में आपने क्या किया? 5 रुपये का उपभोग कर लिया। उपभोग का मतलब अपना कुछ सामान खरीद लिया, कुछ घर का रेंट दे दिया, टिफिन का किराया दे दिया और सब खर्चा कर लिया। और 3 रुपये बचे, तो 3 रुपये आपने क्या किया? वो सेविंग कर दिए। अब सेविंग कैसे करोगे? आप या तो बैंक में जाओगे, या आप म्यूचुअल फंड में जाओगे, या किसी कंपनी का डिवेंचर है, शेयर है, बॉन्ड है, ये खरीदोगे। एंड ऑफ द डे आप कर क्या रहे हैं? आप अपने पैसे को इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। बैंक में दोगे तो बैंक क्या करेगा? उस पैसे को किसी उद्योगपति को देगा, किसी निवेशक को पैसा उधार देगा। ठीक है, अब वो निवेशक को देगा और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्योंकि बैंक वो पैसा अपने पास को नहीं रखेगा, क्योंकि बैंक क्या है? बैंक एक प्रकार का बिजनेस है। बैंक करता क्या है? कुछ लेता है और कुछ देता है। यानी कि आपसे लिया रुपया, उस पर कुछ लाभ कमाया और दूसरे को दे दिया। ठीक है, तभी तो आपको रुपये वापस दे पाएगा रिटर्न में। खैर, और अगर आपने डिवेंचर कंपनी ये खरीदा है तो भी आप देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फाइनली आपने इनकम हुई 8 रुपये, तो आपने उपभोग 5 रुपये किया, बचत की 3 रुपये, तो आपकी ये खर्चा इस प्रकार हो गया। ठीक है, फिर बात करें उत्पादन, आय और व्यय। हमने क्या कहा? तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। अब एक देख लेते हैं, भुगतान क्या है। ठीक है, पेमेंट, भुगतान। अगर आपने किसी चीज़ के लिए भुगतान किया है, यानी कि पेमेंट किया है, भुगतान किया है, और उससे आपको लाभ मिल रहा है, कुछ भी लाभ मिल रहा है, तो आपका एक्सपेंडिचर है, आपका खर्चा है, आपका व्यय है। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हैं, टिफिन का आपने पेमेंट किया है। ठीक है, आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग का आपने पेमेंट किया है। तो इससे क्या है? कोचिंग से लाभ मिल रहा है, कोचिंग से लाभ मिल रहा है, आपको एजुकेशन मिल रही है, टिफिन से लाभ मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है। ठीक है, रेंट पे रह रहे हो, आपको लाभ मिल रहा है, रहने को मिल रहा है। ठीक है, तो यह क्या होगा? आपका एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, हर एक पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन हर एक एक्सपेंडिचर पेमेंट होता है। कैसे? ऐसे देख लीजिएगा, आप गए मंदिर, आपने मंदिर में दान कर दिया, या फिर आपने कोई भिखारी मिल गया, उसको कुछ रुपये दे दिए, तो इससे क्या हुआ? आपका भुगतान तो हो गया, पेमेंट तो हो गया है, लेकिन क्या आपको लाभ हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये आपका क्या है? खर्चा नहीं है ना, आपका व्यय है, ये आपका भुगतान है। पेमेंट तो हुआ लेकिन लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब ये आपका क्या है? व्यय है, सॉरी भुगतान है केवल। तो अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। एक होता है जो हम व्यय करते हैं, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमने आपको भी बताया क्या होता है। एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा भुगतान जिससे कि आपको कुछ लाभ मिल रहा है, तो आपका क्या है? व्यय कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। ओके, एक्सपेंडिचर में अब बात करें, दो प्रकार का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? राजस्व व्यय क्या होता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो होता है कि अगर आप खर्चा कर रहे हैं, आप व्यय कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में आपको कोई लाभ मिल रहा है जो 1 वर्ष से कम हो। यानी कि
जिन खर्चों से मिलने वाला लाभ एक वर्ष या उससे कम समय के लिए होता है उसे राजस्व व्यय कहते हैं, और जिन खर्चों से मिलने वाला लाभ एक वर्ष से अधिक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल ये, आपने क्या किया, आपने मोबाइल रिचार्ज कराया, आपने मोबाइल में रिचार्ज करा लिया, या फिर बिजली का बिल दे दिया, टेलीविजन में रिचार्ज करा लिया, खाना खा लिया, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक साल से कम है। ये रिचार्ज कराया 2 महीने का, 3 महीने का है, ठीक है, तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सीधा होता है डेली लाइफ में जो रूटीन में हम खर्चे करते हैं वो होते हैं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है एक वर्ष से ज़्यादा का लाभ मिलता है। जैसे आपने कोई फ्रीजर खरीद लिया, आपने टेलीविज़न खरीद लिया है, आपने मोबाइल खरीद लिया है, आपने घर खरीद लिया, आपने कोई गाड़ी खरीद ली है, ये क्या है, ये वो खर्चे हैं जिनसे आपको लाभ अगले कई वर्षों तक होता रहेगा। मे बी 3 वर्ष, 4 वर्ष, या मे बी 50-60 वर्ष। एक घर आप लेते हैं उसमें तो 2-3 पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। तो ये क्या हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया। तो पूंजीगत व्यय अच्छा होता है, इसीलिए लोग प्रयास करते हैं कि उनका राजस्व व्यय कम हो और पूंजीगत व्यय अधिक हो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने क्या कहा, उत्पादन, आय और व्यय तीनों एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। इसका मतलब देश में अगर 8 रुपए के बराबर उत्पादन हुआ है तो देश में 8 रुपए के बराबर ही आय का सृजन हुआ, और देश में 8 रुपए के बराबर ही खर्चा हुआ, व्यय हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। ओके, अब हम प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र नामक एक कंसेप्ट आता है, ये क्या है इसको समझते हैं। इसमें है क्या, इसमें सबसे पहले ये होता है कि देश में कम उत्पादन होता है। ठीक है, जब कम उत्पादन होता है तो देश में आय क्या होगी, कम उत्पादन होगा तो देश में कम आय का सृजन होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होगी, कम होगी। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश स्तर पर, यानी कि आय की बात करें, आपने जब 8-10 रुपए का उत्पादन किया तो आपकी आय क्या होगी, 10 रुपये होगी। और पूरे देश की बात करें तो उसने 100 रुपये का उत्पादन किया पूरे देश ने, तो उसकी आय क्या होगी, 100 रुपये होगी। ठीक है, उत्पादन ज़्यादा, आय ज़्यादा, उत्पादन कम, आय कम। ओके, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उत्पादन कम होता है। ठीक है, उत्पादन कम होता है तो इससे क्या होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है वो कम होती है। राष्ट्रीय आय कम होती है तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो आय है वो कम होगी। ठीक है, कैसे, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, तो इससे क्या निकलती है, प्रति व्यक्ति आय निकलती है, पर कैपिटा इनकम निकलती है। पर कैपिटा इनकम का सीधा मतलब होता है कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है ना। तो अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय उतनी ही है, सीमित है, अपरिवर्तनशील है और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम घटेगी, सीधी बात, क्योंकि ऊपर की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी उसका मान बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। ठीक है, तो कम उत्पादन होगा तो कम राष्ट्रीय आय होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम होगी, लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं होंगी, जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, निम्न गुणवत्ता का होगा। इससे क्या होगा, जितना भी पैसा आएगा अपने राजस्व व्यय में खर्च कर देंगे तो इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, तो कम बचत होगी तो फिर क्या होगा, कम निवेश होगा, क्योंकि जब बचती नहीं हो रही है तो निवेश कहाँ होगा। बचत हमारे पास, जैसे कि हमने कहा 8 रुपये हैं, 8 रुपये में 5 रुपये हमने उपभोग कर लिए, 3 रुपये बचे, तो 3 रुपये हम क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे या फिर डिबेंचर खरीद लेंगे। ठीक है, शेयर खरीद लेंगे, तो वो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास बचे ही नहीं, सेविंग ही नहीं है, तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो कम बचत होगी, लो सेविंग होगी तो लो इन्वेस्ट होगा, जब लो इन्वेस्ट होगा तो कम पूंजी निर्माण होगा, और कम पूंजी निर्माण होगा तो उत्पादन की क्षमता कम होगी, उत्पादन की क्षमता कम होगी तो उत्पादन कम होगा। तो ये सर्कल इस तरह से घूमता रहता है। अब देख लेते हैं पूंजी निर्माण क्या होता है और उत्पादन की क्षमता क्या होता है। पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है, पूंजी निर्माण का मतलब सीधा होता है कि उन सब चीज़ों का निर्माण करना जिससे एक व्यक्ति की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, उन सभी को कहते हैं पूंजी निर्माण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, बहुत खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस देश के लोगों की जो उत्पादन करने की क्षमता होगी बहुत कम होगी, और देश में बहुत कम के बराबर उत्पादन होगा। एग्जाम्पल ये है कि आप, जैसे कि मैं अपने दिल्ली में रहता हूँ,
और माना माना कि मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके, किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक टीचर है, दिल्ली में पढ़ाते हैं और जयपुर में पढ़ाते हैं, और रोड बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दिल्ली में पढ़ा लेते हैं और शाम तक जयपुर पहुंच जाते हैं, तो जयपुर तो 2 क्लासेस ले पाते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, रोड अच्छी बना दी, ठीक है, मेट्रो बना दी और बहुत सारी रेल पटरियाँ बिछा दी, अच्छी सुविधाएं कर दी। जहाँ जयपुर कुछ घंटों में पहुँचते थे तो वहाँ बहुत कम समय लगता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, 10-12 जगह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी क्या वो उत्पादन की क्षमता उनकी बढ़ गई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही अच्छा हुआ, पूंजी निर्माण जैसे ही अच्छा हुआ, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, उनके उत्पादन करने की क्षमता क्या हुई, बढ़ गई। अब वो ज़्यादा उत्पादन करने लगे। और एक एग्जांपल, पहले जो टीचर हुआ करते थे वो क्या करते थे, कुछ ही बच्चों को पढ़ा पाते, जैसे माना अधिकतम 100 बच्चों को, 1000 को मान के चलते हैं, 2000, 5000 को मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा क्या पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो उनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी, 5000 तक थी। लेकिन आज डिजिटल युग में क्या हुआ, डिजिटल युग में ये हुआ कि एक टीचर लाखों लोगों को, करोड़ों को पढ़ा रहा है, तो उसके उत्पादन करने की क्षमता क्या हुई, बढ़ गई। कैसे बढ़ी, जब पूंजी निर्माण हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा मतलब वही होता है कि उन सब चीज़ों का निर्माण करना जिससे कि व्यक्ति को उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड हैं, ठीक है, आपकी सड़कें बना दी हैं, आपकी रेल की पटरी बिछा दी है, रेलें बहुत सारी चला रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, बिजली भेज दी है, पानी भेज दिया हर जगह, ठीक है, बेसिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो विकसित देश हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बात होती है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसलिए उनके लोगों की उत्पादन करने की क्षमता अच्छी है। इसलिए विकसित देशों में उत्पादन अधिक होता है, इसलिए उनमें समृद्धि ज़्यादा है, इसलिए उनमें अतिरिक्त आय का सृजन ज़्यादा होता है, देश का विकास होता है। और जो पुअर कंट्री हैं, गरीब देश हैं, उनमें क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर क्वालिटी का, बहुत लो लेवल का है, तो उनमें उत्पादन करने की क्षमता लोगों कैसी उन देशों में बहुत कम है। इस वजह से उस देश के लोग उत्पादन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और फाइनली देश क्या है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। अफ्रीका के बहुत सारे देश की बात करें, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, कांगो, ये सब कैसे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, इसलिए उनके उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं, गरीब है। अमेरिका उत्पादन करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सड़कें देखो, मेट्रो देखो, बिजली देखो, कुछ भी देखो। जब देश आज़ाद होता है 1950 में, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो प्राइवेट सेक्टर था, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को। इसके अंतर्गत समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के ही जो खूबसूरत तत्व थे, बातें थी, उनको समाहित करने का प्रयास किया, ठीक है। इसी को नेहरू मॉडल के भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो प्राइवेट सेक्टर था उनको हमने छोटे छोटे काम दिए, जैसे कि टॉफ़ी बनानी है, पार्ले जी बनानी है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है, कुछ खाने पीने का सामान बनाना है, ये सारी चीज़ें थी। और जो बड़े थे, भारी एवं उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग थे, ठीक है, रेल है, वायु एविएशन सेक्टर है, ठीक है, जहाजरानी है, या फिर बहुत जो टेक्निकल हुए, या इसके अलावा आपके जो टेक्नोलॉजी से संबंधित हुए, ये सारे हमने भारत सरकार ने अपने पास रखे। क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास था नहीं, क्या नहीं था, उनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे। ना तो प्राइवेट सेक्टर के पास उस समय ना तो पूंजी थी, पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था, उत्पादन कैसे करोगे, ना तो इतने एफिशिएंट हमारे पास लेबर थी, उत्पादन कैसे करेंगे, ना तो एंटरप्रेन्योरशिप उनके पास अच्छी थी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं काम कर सकता था, इसलिए उनको छोटे छोटे काम दिए और उनको संरक्षण भी दिया भारत सरकार ने, ताकि वो धीमे धीमे मैच्योर हो जाए, बड़े हो जाएं। और जो बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े सेक्टर थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रखे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा था, तो इसलिए वो आगे बढ़ाने लगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था अंततः कोलैप्स कर गई, धड़ाम से गिरी नीचे। क्यों गिरी, कैसे गिरी, इसके पीछे क्या रीजन्स रहे, वो सारे आगे हम बताएंगे, ठीक है। 1991 से हमने फिर अर्थव्यवस्था में सुधार किया, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आमूलचूल सुधार करना जो होता है उसे, मतलब कि जैसे कि एक टर्म होता है, उसे कुछ कहते हैं यानी कि जब टारगेट वही हम
और पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके, तो अब हमने 1991 की बात किया कि एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमने ऐड कर दिया, लिंक कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए। अब क्या हुआ, हमने प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया, हमने उनको इन्वाइट किया कि आइए दोनों लोग मिलकर देश का विकास करते हैं। यहाँ पे आ गया आपका मॉडल एक पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल आ गया जिसके अंतर्गत सरकार तो होती है, उसके साथ साथ निजी क्षेत्र भी आता है और दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जाता है, तो ये पीपीपी मॉडल के आधार पर ही बना है, जिसमें सरकार तो शामिल थी, प्राइवेट जो एंटिटीज थी वो भी शामिल थी, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल था। अब अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा जो सरकार जो रोड सड़क बनाती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि बहुत सारी सड़कें आपकी गाँव की सड़कें होती हैं, बस कुछ हाईवे भी होते हैं जहाँ पे सरकारों ने बनाया तो उन पर टैक्स नहीं लगता था, टोल टैक्स फ्री होती थी। लेकिन चूँकि प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, उनको अपनी कमाई भी करनी है, क्योंकि सरकार पैसा कहाँ से देगी। सरकार ने ये कहा था कि आप बनाइए सड़क और टोल टैक्स अपना लगाइए और उससे आप अपना कमाई कीजिए। सॉरी, तो यमुना एक्सप्रेस भी बन गया। आईपी ग्रुप करके एक था, उसने प्राइवेट सेक्टर था आईपी ग्रुप, उसने यमुना एक्सप्रेस वे को बनाया था। ठीक है, और लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि जब निजी क्षेत्र जुड़ जाता है तो इकोनॉमी का विकास होता है। अब सोच लीजिए कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये सब प्रोजेक्ट बना सके, तो प्राइवेट सेक्टर बोला ये प्रोजेक्ट बन गए। ठीक है, इससे ये हुआ क्या, अब आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ जाएगा। अब इस एक्सप्रेस वे की वजह से आगरा का टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जब टूरिज्म सेक्टर बढ़ गया तो क्या होता है, जब किसी शहर में टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं, तो फिर लोग केवल आएंगे नहीं, वहाँ पे चीज़ों को खरीदेंगे, वहाँ पे होटल भी रेंट पे लेंगे, वहाँ रहेंगे तो होटल का इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ पे खाना पीना खाएंगे उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें खरीदेंगे उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, कुछ चीज़ें खरीद कर घर ले जाने वाली होती हैं उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, धीमे धीमे पूरा शहरीकरण होने लगता है। तो टूरिज्म से केवल टूरिज्म ही नहीं होता है, जो उसकी संबंधित गतिविधियाँ तो एलाइड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। बहरहाल हम आ गए थे 1991 के बाद हमने एलपीजी मॉडल अपना लिया, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी आप सुनते जाइए, हम ये सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ आपको क्लियर कर देंगे इस समय के बाद। ठीक है, ओके। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें होती हैं जो जैसे ही पैदा होती हैं उसी रूप में उनका उपभोग किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो आपका कृषि आ जाएगी, कृषि आ जाएगी, खनन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी मत्स्य आ जाएगा, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, ठीक है, बागवानी है, कृषि है, खनन है, ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है या द्वितीय क्षेत्र होता है उनमें वो होता है जिसमें प्राइमरी सेक्टर की वस्तुओं का प्रयोग करके उनको बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गेहूँ है, गेहूँ प्राइमरी सेक्टर में पैदा हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में पैदा हुआ कृषि के तहत गेहूँ, और गेहूँ का प्रयोग करके हमने पार्ले-जी बना दिया, बिस्किट बना दिया, तो ये किसने बनाया, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये सेकेंडरी होगा। मेनली इसमें इंडस्ट्री वगैरह होती हैं जो उत्पादन करती हैं, इंडस्ट्री। और तीसरा सेक्टर होता है टर्सरी सेक्टर होता है जो सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, याद रखना जो सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर होता है वो उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पर। ओके ओके। और भारत में अगर बात की जाए कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 58% का योगदान है। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। जीडीपी में योगदान, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीडीपी में योगदान किस प्रकार है, तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, दूसरे नंबर पे द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा या फिर विनिर्माण क्षेत्र आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का एक मेजर पार्ट होता है विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में तृतीय नंबर पे आएगा आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि वगैरह। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान तो बढ़ा, यानी पूंजी बढ़ी, लेकिन रोजगार का उत्पादन नहीं हुआ।
यानी कि क्या हुआ, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र बढ़ा जीडीपी में, जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उसका बढ़ा, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा, सॉरी रोजगार नहीं उतने बराबर पैदा हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सर्विस सेक्टर में ये होता है कि एक व्यक्ति जो सर्विस देता है ना, वो बहुत लोगों को सर्विस दे सकता है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की बात करें या द्वितीय क्षेत्र की बात करें या प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे एक व्यक्ति बहुत कम लोगों को बहुत कम उत्पादन कर पाता है। जैसे कि एक व्यक्ति फैक्ट्री में लगा है, कांच इंडस्ट्री है, ठीक है, कांच की का उद्योग है, उसमें उत्पादन होता है, तो एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर पाएगा आप लोग जानते हैं, ठीक है। या फिर कृषि की बात करूँ, ठीक है। लेकिन सर्विस सेक्टर की बात करें तो एक टीचर है, आज क्या हो रहा है, ऑनलाइन रूप कितने लोगों को पढ़ा रहा है। पहले एक टीचर 100 लोगों को पढ़ा पाएगा मैक्सिमम, लेकिन आज का एक टीचर 2 लाख 3 लाख लाखों लोगों को पढ़ा रहा है। तो हुआ क्या, रोजगार कम हो गए ना। पहले 2 लाख को पढ़ाने के लिए कितने टीचर चाहिए थे, 2000 आई थिंक है, और आज उन 2000 का काम कौन कर रहा है, एक ही टीचर कर रहा है। तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, टावर है, एक टावर है, ये क्या है, सर्विस दे रहा है। हमने एक टावर एक गाँव में लगा दिया, अब ये एक टावर में एक या एक लोगों को ही मेनली रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब एक रोजगार मिला आदमी को, और एक टावर कितनी सर्विस दे रहा है, आसपास के कई किलोमीटर 100 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विस दे रहा है। तो इसलिए उत्पादन तो बढ़ा, यानी कि उत्पादन बढ़ा और जीडीपी में योगदान भी बढ़ा, लेकिन रोजगार वृद्धि नहीं हुई है। तो क्या करना, क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि हमें अगर रोजगार चाहिए तो हमें द्वितीय क्षेत्र पर ध्यान देना होगा, द्वितीय क्षेत्र पर ध्यान देना होगा, तभी रोजगारों का उत्पादन होगा। नहीं तो सर्विस सेक्टर को अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो जीडीपी में तो योगदान बढ़ता रहेगा, लेकिन रोजगार उतने ज़्यादा पैदा नहीं हो पाएंगे। हम इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही सही से पढ़ाएंगे। फिलहाल में हम एलिमेंटल में ही काम चला लेते हैं, आगे इनको विस्तार से पढ़ाएंगे। अब जैसे कि मैं बता देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि हमने बताया एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, ठीक है, मछली पालन है, पशुपालन है, खनन है, उत्खनन है, ये मैंने बताया कि ये होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है और तैयार माल में बदल देता है, ये द्वितीय क्षेत्र करता है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि बिस्किट बना रहा है, कोई कलम बना रहा है, कोई किताब बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है, ये सब विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र आ जाता है, विद्युत क्षेत्र आ जाता है, जलापूर्ति आ जाता है, और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। निर्माण क्षेत्र आ जाता है, रियल एस्टेट जो मकान का निर्माण करता है। और तृतीय क्षेत्र जो होता है उसमें सर्विस सेक्टर मेनली आता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जैसे व्यापार है, ट्रेड है, व्यापार है, होटल है, होटल क्या है, सर्विस दे रहा है, होटल सर्विस दे रहा है, कोई उत्पादन वैसा तो कर नहीं रहा है वस्तु के रूप में। परिवहन क्या है, टूर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, भंडारण है, सर्विस दे रहा है, संचार है, प्रसारण है, ठीक है, और वित्त है, ठीक है, लोक प्रशासन है, डिफेंस है या अन्य सर्विसेज। तो हमने जैसे कहा कि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं। तो 2 क्षेत्र लास्ट के जो है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, इनकी जो ग्रोथ होती है, जो उत्पादन होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। क्यों करता है, इसलिए करता है, आपने देखा होगा कि एक होता है ग्रामीण भारत, एक होता है शहरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और एक है शहरी अर्थव्यवस्था। तो शहरी अर्थव्यवस्था लगभग सैचुरेट हो चुकी है, संतृप्त हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग नहीं है अब, क्योंकि उन शहरों में सभी लोगों के पास टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर और ये सब चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल उनके पास। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मांग की संभावना है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, ना कि शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ऑलरेडी वो चीज़ें सब हैं उनके पास। तो करना क्या होगा, करना ये होगा, हमें ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर अर्थव्यवस्था ज़्यादा होगी, यानी कि उत्पादन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा आय होगी उनके पास। अब ज़्यादा आय होगी तो मांग करेंगे, जब मांग करेंगे तभी तो आपकी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर वो आगे बढ़ेंगे।
जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जब भी बारिश ज़्यादा होती है या फिर बारिश कम होती है, अतिवृष्टि हो या फिर अनावृष्टि हो, तो संकट आ जाता है। ऑटोमोबाइल संकट में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि गाड़ी आड़ी जो बनाते हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, थ्रेसर है, ठीक है। अब एक किसान है, किसान ने फसल उगाई, बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। अब वो क्या करे, कोई मोटरसाइकिल खरीद लेगा, थ्रेसर खरीद लेगा, ट्रैक्टर खरीद लेगा, इंजन खरीद लाएगा। तो ये जो बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर बना रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ है डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पे, इसलिए हमें प्राथमिक क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। और प्राथमिक क्षेत्र जो है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, उसका आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। तो इसलिए हमें कृषि में सुधार करना चाहिए, क्योंकि बिना कृषि में सुधार के, बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारे, हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि ऑन द सेंसस की बात करें, अगर 2011 सेंसस की बात करें, तो लगभग आपकी 31.8 यानी कि लगभग 32% आबादी जो है आपकी शहरों में रहती है, और शेष 68% आबादी आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। हाँ, ठीक है। मोटे तौर पे कहेंगे 70% आबादी गांव में रहती है, और मांग भी है। देखें, तो जब तक हम कृषि में सुधार नहीं करेंगे, तो तब तक क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों की आय का सृजन नहीं होगा, अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा। और जब तक ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा, तब तक मांग नहीं बढ़ेगी, तो जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, वो भी घाटे में जाएगा, और जो सर्विस सेक्टर है वो भी घाटे में जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल स्टार्ट करते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में क्या सुधार कर सकते हैं, और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कल। नमस्कार।